हरदोई जनपद में कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है शिक्षा के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पूरा रोड बनवाया। देखो बहन जी, बनी तो उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी और जातिवादी को बढ़ावा दिया। उन्होंने 3 बार बराबर एग्जाम ही नहीं हुआ तो नकल कहाँ से होगी। कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, आदमी मर रहा है। ठेके खुले रहते हैं कोरोना के चक्कर में, लेकिन कॉलेज बंद रहते हैं। सरकार आती गई जाती गई, लेकिन रोड ही नहीं बन पाया। सड़कों की हालत खस्ता है। क्या बोलती पब्लिक, आज मैं पहुंचा हूं माई भारत के विशेष प्रोग्राम के लिए। क्या बोलती पब्लिक के लिए हरदोई जनपद की सांडी विधानसभा क्षेत्र है और मैं इस समय खड़ा हूं सांडी विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बघौली में, जो मंगल क्या नाम है भीठा बाबा का आश्रम कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ हम अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे आपका। भाजपा से हमारे साथ वीरपाल सिंह जी हैं, जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। और यहाँ जो सवाल आम जनमानस भी हमारे साथ है, इनके सवालों का ये जवाब भी देंगे। दूसरे साथी के रूप में आपको परिचय कराएं तो हमारे साथ हैं महेंद्र वर्मा जी, जो समाजवादी पार्टी से हैं। तीसरे साथी के रूप में आपको परिचय कराएंगे शिवम चौहान जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। वहीं बसपा से मलिखान सिंह रावत जी हैं। और तीसरे सबसे प्रमुख साथी के रूप में हमारे साथ हरदोई पत्रकार एसोसिएशन के अहिरोरी ब्लॉक अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार सुधीर अवस्थी जी हैं, जो बेबाकी से इन राजनेताओं से इनसे पूछेंगे कि आखिर आज़ादी के 70 दशक गुजर जाने के बाद भी अहिरोरी विधानसभा क्षेत्र, जो अहिरोरी विकासखंड है, यह अब तक अपेक्षित क्यों है। पहला सवाल भाजपा से, 5 वर्ष तक कौन से काम आपने किए हैं? सर्वप्रथम मैं माई भारत की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी किसान सम्मान निधि योजना हमारी सरकार की प्रथम उपलब्धि रही। इसमें डायरेक्ट किसानों को पैसा मिला। दूसरी हमारी जो है सौभाग्य योजना, जिसके अंदर हमारी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। आयुष्मान योजना के द्वारा हमारे कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां, जिनका इलाज आम जनमानस कराने में असंभव था, उसका इलाज कराने में संभव हुआ। और हमारी योजना श्रमिकों के लिए भी 3000 पेंशन दिया जाता है। 3000 रुपये 60 साल की उम्र के बाद में 3000। और सौभाग्य कन्या योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे आम जनमानस को लाभ हुआ। और हमारी जो कोरोना काल में सबसे बड़ी योजना रही अन्य योजना, जिसमें हमारे 50 करोड़ लोगों को लाभ हुआ। करीब 9 महीने 5 किलो राशन चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल वितरण हुआ, जिससे आम जनमानस को अनाज की कमी नहीं हुई, भूखमरी से नहीं जूझना पड़ा। और दूसरी सबसे बड़ी, विश्व में जिसका कोरोना का हाहाकार कोई सामना नहीं कर पा रहा था, हमारी सरकार ने तुरंत वैक्सीन का रिसर्च किया और वैक्सीन जन जन तक पहुंचाई, जिससे कोरोना जैसी बहुत खतरनाक बीमारी में हमारे लड़ने में आम जनमानस को खड़ा किया। और ऑक्सीजन की समस्या हुई, तुरंत हमारी सरकार ने सारे विकास कार्यों को रोक के ऑक्सीजन पे ध्यान दिया और ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिससे ऑक्सीजन की कमी दूर हुई। हमारे साथ दूसरे साथी के रूप में समाजवादी पार्टी से महेंद्र वर्मा जी हैं। हम इनसे जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं आज अहिरोरी विकासखंड के डेवलपमेंट की। देश की आज़ादी के बाद में अगर किसी का यहाँ दबदबा रहा, किसी ने यहाँ राजनीति की, कोई यहाँ सांसद रहा, कोई यहाँ विधायक रहा, तो रहा है बाबू परबाईलाल जी। आज उनकी पुत्रवधू उषा वर्मा जी यहाँ से विधानसभा की दावेदार है। समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी। क्या ऐसे कारण रहे कि अहिरोरी विकासखंड का 70 दशकों से ज़्यादा समय हो गया, अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं सर, पहले तो हम आपको सुपनाएँ देते हैं। हमारे बघौली कस्बे में आपका चैनल आया, इसके सुपनाएँ हैं। उषा वर्मा ने जो कार्य किए वो किसी ने नहीं अभी तक किए। उनका कार्य जो रहा अभी बघौली प्रतापनगर मार्ग जो है उनकी सरकार में ही बना। उसके बाद में समरेटा पुल से अटरा पुल तक उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पूरा रोड बनवाया। और रघुनाथपुरवा से लेकर उत्तरपुरवा तक रोड बनवाया, और मतलब दोनों जोड़ा। जब तक परमाईलाल का परिवार रहा पूरा विकास हुआ रहा। 7 साल हो गए हैं, तब से कोई विकास नहीं हुआ है। इनका कहना है कि उषा वर्मा जी ने विकास कराया है। लेकिन अगर बात करें सीधे तौर पर, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र सड़कों की बात, अभी सड़कों की बात करेंगे, क्योंकि योगी सरकार ने कहा था 5 वर्ष में गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। लेकिन गड्ढा मुक्त सड़कों के हालात क्या है? हमारे साथ पब्लिक भी है, हम इनसे भी सवाल उठाएंगे। और भाजपा के नुमाइंदे जो खड़े हैं, इनसे पूछेंगे कि 5 वर्ष तक जो सरकार ने दावा किया था गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, लेकिन बघौली के आसपास की सड़कें, बघौली का प्रमुख मार्ग इतना जर्जर है जिसमें पैदल चलना मुश्किल है। हमारे साथ पत्रकार साथी हरदोई पत्रकार एसोसिएशन के अहिरोरी ब्लॉक अध्यक्ष हैं सुधीर अवस्थी जी। इनसे पूछेंगे बेसिक समस्याएं क्या है अहिरोरी विकासखंड की, राजनेताओं ने जिस ओर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल जो बेसिक शिक्षाएँ, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो आज़ादी के बाद एक सपना देखा गया था, अभी वो विधानसभा क्षेत्र अहिरोरी में पूरा नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन,
ये सारी चीज़ें बदहाल हैं। अगर बात करें बघौली की, बघौली जो अहिरोरी ब्लॉक का मुख्य कस्बा है, तो यहाँ पर ना तो शिक्षा के लिए अगर अभी कोई डिग्री कॉलेज पढ़ना चाहता हो, कम पूंजी वाला तो नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ पर प्राइवेट स्तर पे ही सब कुछ है। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ शिक्षा भी बदहाल है। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी चिकित्सा, अगर बघौली की बात करें जहाँ पे डिबेट हो रहा है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, आदमी मर रहा है वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, इतनी सड़कों की हालत खस्ता है। अच्छा, आवागमन मार्ग, सड़कों की बहुत ही हालत खस्ता है। तमाम लोग दावे करते रहे, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत उन दावों से दूर रही। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शिवम चौहान जी हैं, हम इनसे जानेंगे 70 दशकों से ज़्यादा इनका राज रहा भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे भारत के प्रदेशों की बात करें, सबसे ज़्यादा सरकारें रही तो कांग्रेस पार्टी की रही। क्या कारण रहे कि 70 दशकों के बाद काम करने, अगर आप लोगों ने काम किया होता तो ये दशा नहीं होती। आखिर क्या कारण रहे कांग्रेस आज हाशिए पे है? नहीं, बहुत से कारण ऐसे रहे जो कांग्रेस ने अपना दाव जो खेला, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रहीं जो क्या नाम है, कुछ पार्टी के कुछ गद्दार लोग होते हैं ना, जो जिन लोगों ने क्या नाम है राजनीति को इतना दबा के चलाने की कोशिश की ताकि विकास नहीं हो पाया। ऊपर के नुमाइंदे जो होते हैं ना, वो तो काम करते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग काम करने नहीं देते हैं, ना ही होता है काम। और दरअसल विकास की बात करें, 70 साल से पहले काफ़ी विकास हुआ, और अब देखें विकास तो बघौली की रोडें भी देख सकते हैं। और बघौली की बात छोड़ दो, हरदोई की बात करते हैं। अगर हरदोई जनपद में कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं है शिक्षा के लिए, और हर जनपद में अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। यहाँ पे तो हर चीज़ की कमी है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी का जो सवाल आप आज उठा रहे हो, यह सवाल सीधे आपसे भी बनता है, चूँकि 70 वर्षों से ज़्यादा राज किया है आपने। हमारे साथ बसपा से मल्लिकान सिंह रावत जी हैं, इनसे जानेंगे सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहन जी लाई थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव में आखिर क्या कारण है कि आप लड़ाई से बाहर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ाई से बिल्कुल बाहर नहीं हूँ। देखिए, किसी भी जाति और किसी विशेष वर्ग से लेकर के हम सरकार नहीं बना सकते हैं। जब तक हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हम सभी लोगों को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम किसी भी मुकाम पे, किसी भी स्टेंस तक नहीं पहुंच सकते हैं। मेन बात रही सोशल इंजीनियरिंग का, हमारी बहन जी ने जो हमारा दलित वोट, जिसको हम कैडर का वोट बोलते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो अल्पसंख्यक है मुस्लिम भाई, उसके बाद हमारा ब्राह्मण समाज है, और बैकवर्ड समाज से भी हमारी पूरी भागीदारी बहन जी ने देने का प्रयास किया है। और इसी सामाजिक सद्भाव को लेकर बहन जी का आगे जाने तक का मिशन है, और इस मिशन में वो कामयाब होंगे। बसपा के साथी का कहना है कि बहन जी ने सामाजिक भागीदारी की बात की है। हम भाजपा से सीधे सवाल करेंगे, बहुजन समाज पार्टी के कोई 5 काम बता दीजिए जो इन्होंने किए थे 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि बहन जी कई बार मुख्यमंत्री रही। देखो, बहन जी बनी तो उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी और जातिवादी को बढ़ावा दिया उन्होंने, जबकि सरकार बनने के बाद समस्त जाति को लेकर चलना चाहिए, समस्त समाज के विकास को लेकर चलना चाहिए। उन्होंने सारा पैसा तो हाथी पे लगा दिया, हाथी के बजाय जबकि ज़रूरत थी वो जिस दलित समुदाय थी, दलित समुदाय का नेता अपने आप को कहती थी, दलित समुदाय की मेन सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा। उन्होंने दलित समुदाय के शिक्षा के पर कोई फोकस नहीं किया, ना कोई हॉस्टल बनवाया, ना दलित समुदाय को शिक्षा के लिए कोई लाभ दिलाने का प्रयास किया। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं खोली जिसमें दलित समुदाय को प्रथम सहभागिता मिलती। और भारतीय जनता पार्टी ने समस्त दलित समुदाय, चाहे आपका हो चाहे सामान्य वर्ग हो, सबको लेकर, सबको साथ, सबका विकास लेकर चलने का वादा किया। और एक मेडिकल कॉलेज जो हरदोई में खुला है, जिससे हमारे समस्त समुदाय को लाभ मिलेगा। ट्रामा सेंटर खोला है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं को भी पूर्ण करने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे साथ इस क्षेत्र की सम्मानित जनता भी है। जनता जनार्दन 2022 का फैसला भी करने वाली है, चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हम जनता के लोगों से, हमारे साथ पंडित जी हैं जो मंदिर प्रांगण में है, पुजारी हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ बेसिक समस्याएं क्या है और सरकार ने 5 वर्ष में क्या क्या काम किए हैं। जी, यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है, सरकार तो आई, सब बसपा सपा सब आई, लेकिन यहाँ की बघौली चौराहे से प्रताप नगर रोड ही नहीं बन पाया। सरकार आती गई, जाती गई, लेकिन रोड ही नहीं बन पाया। इसके लिए जनता कई बार आवाज़ उठाई, हर सरकारों में इस पे लोग धरना प्रदर्शन किए, विज्ञापन दिए, लेकिन ये कब पास होती है, कब बनती है, कब बिगड़ जाती है, इसका कोई पता ही नहीं चलता है। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि यहाँ जो मार्केट के लोग अपना रोजगार करते थे, उस पर सबसे बड़ा रोड़ा इस समय बन गया है कि जो ट्रेनें रुकती थी, अब इस समय एक भी ट्रेन बघौली में रुकने का है ही नहीं, सब कैंसिल हो चुका है। बाबा जी का सीधे सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, क्या कारण है यहाँ उद्योग जो यहाँ व्यापारी थे वो परेशान है, चूँकि ट्रेनें नहीं चल रही हैं।
और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो ज्वलंत मुद्दा है बघौली के लिए, प्रताप नगर और ये मार्ग जो है, ये प्रमुख मार्ग है आपका, ये न बन पाने के क्या कारण रहे? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा, पहले ये पीडब्ल्यूडी में थी, फिर एनएच में गई। तो एनएच का एक मानक होता है जिसमें सर्वे किया जाता है हमारे रोड पे कितना ट्रैफिक है, और उसको फिर हम बैलेंस बनाते हैं कि जब एनएच बनेगा तो लोगों के मकान तोड़े जाएंगे तो कितना मुआवजा, उसका आकलन किया जाता है, उसमें समय लग जाता है। हालांकि कोरोना काल में सब बंद रहा, लेकिन हाँ, माननीय विधायक जी के, प्रभास जी के प्रयासों से ये एनएच में से पीडब्ल्यूडी में पुनः आ गई है, और इसका पैसा भी स्वीकृत हो गया है। आचार संहिता के चलते ये काम नहीं हो पा रहा है। जल्द ही, जैसे ही चुनाव हमारा संपूर्ण होगा, उसके 2-3 महीने के अंदर ही इस रोड पे काम स्टार्ट हो जाएगा। बहुत जल्द ये सड़क आपको प्रताप नगर बघौली मार्ग दुरुस्त मिल जाएगा। जैसे माधवगंज मार्ग हमारा अच्छा है, ऐसे हमारा सांडी मार्ग माननीय विधायक जी के प्रभास से बना है, और प्रताप नगर से हरदोई मार्ग भी हमारा सबसे अच्छा बना है। ऐसे ही हमारा ये रोड भी बन जाएगा। जी, एक सीधा सवाल है जनता का, मेरा नहीं है, वो जनता का सवाल है, 5 वर्ष तक कहाँ सोते रहे? देखिए, 2.5 साल तो हमारे कोरोना काल में चले गए, और कोरोना काल में, और आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि सांडी की रोड हुई, हमारी मलवा खबेलपुर सुखेता का पुल, अन्य विकास कार्य आप सबको पता है। एक सीमित बजट मिलता है, उसमें बजट में प्रायता हो जाती है, कभी किसी क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, और ये दुर्भाग्य रहा कि बघौली की रोड उसमें नीचे पायदान पर चली गई। लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी इस बार बघौली वालों को, ये जो शिकवा है ये इसका 2 महीने के अंदर निस्तारण किया जाएगा। प्रथम प्रायोरिटी पर बघौली मार्ग और सांडी मार्ग का निर्माण किया जाएगा। हमारे दूसरे साथी के रूप में समाजवादी पार्टी से फिर एक पुनः सवाल है आपसे। 70 दशकों से ज़्यादा परमाईलाल जी के परिवार ने राजनीति की, आखिर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तो ये मतलब जब तक हमारी सरकार रही, पिछली सरकार भी रही, उसमें पिछड़ा रही ना। बहुत सारे स्कूल खुले हैं, बघौली चौराहे पे भी, कस्बे में भी स्कूल हैं, और पढ़ाई के विषय में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से एक भी विद्यालय में हमारे सारे बच्चे, आज बच्चे गली गली घूम रहे हैं, कोई बच्चे का ड्रेस है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल बीजेपी गवर्नमेंट पीछे रही है। मैं जानना चाहता हूँ, परमाईलाल परिवार ने, चाहे उषा वर्मा जी रही हो, चाहे राजेश्वरी जी रही हो, ब्लॉक प्रमुख से लेकर विधायक और सांसद तक, सारे पद उस परिवार में रहे। अभी तक समाजवादी पार्टी पर ही परिवारवाद का आरोप लगता था, आखिर क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। ससुर मंत्री, विधायक, सांसद जी, बहू विधायक, वो पत्नी जो है उनकी माँ, उनकी जो सास है वो सांसद और वो विधायक जी, उसके बाद उनकी बहू सांसद और विधायक, उसके बाद उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख जी, उसके बाद दूसरी बहू भी विधायक जी। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद नहीं। देखिए, हमारे दशक में जब परमाईलाल जी थे यहाँ पे हरदोई जनपद में, वो इतने मतलब सुशिक्षित आदमी थे, इतने जनता के प्रिय थे। एक जमाना वो था जब उन्होंने विधानसभा, लोकसभा और उनका बेटा सारे पद उनके घर में थे, और चौधरी चांद राम को लाए थे हरियाणा से, उनको यहाँ से जिताई। तरह जनता उनको लोकप्रिय थी, लोकप्रियता परमाईलाल खानदान में है। परिवारवाद कुछ भी नहीं है, इतना लोकप्रियता है परमाईलाल खानदान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी सुधीर अवस्थी जी हैं, इनसे जानेंगे, चूंकि यह बेहतर समझ सकते हैं क्षेत्र की समस्याएं क्या है, रेगुलर लिखते हैं, और आए दिन खबरों को लेकर इनकी झड़पें भी प्रशासन से भी हो जाती हैं, और बेसिक समस्याएं जो हैं उनको उठाने के लिए बघौली क्षेत्र से कोई सबसे तेज तर्रार और जुझारू पत्रकार है सुधीर अवस्थी जी, जिन्होंने एक बार नहीं कईयों बार प्रशासन से सीधे सीधे लकड़ी ली है। लेकिन इनसे जानेंगे आखिर क्या कारण है अब तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर मुझे लगता है कि हर पार्टी के लोगों ने विकास की बात की, और लेकिन उनके जो प्रतिनिधि रहे, जो उनके आसपास बैठे लोग रहे, उन लोगों ने अपनी निजी राजनीति करते रहे। जो पार्टी की मंशा थी उसको दरकिनार किया। यही कहीं न कहीं भाजपा में भी हुआ। जो सत्तासीन पार्टी है, और केंद्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश में तक जिसका जलवा रहा, लेकिन उसके जो लोग हैं उनका यहाँ कोई जलवा नहीं रहा है। न्याय की बात भी लोग नहीं कह पाए हैं। हम लोगों ने अखबारों में इसको छापा है, लेकिन उसके बाद भी उसका असर नज़र नहीं आया है। अगर हम चारों सरकारों की समीक्षा करें तो भाजपा ने एक अपना हिंदूवादी पार्टी का जो चेहरा बताया है, क्या वो हिंदुओं पर उसने अत्याचार रोक पाया है? क्या तमाम ऐसे लोग हैं उनकी समस्या को उसने हल कर पाया है? समाजवादी पार्टी जो आज यादव की तो है ही है, उसमें भी जातिगत समीकरण जुड़े हुए हैं कि मुसलमान उनके साथ आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान उनके साथ आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ सारे ब्राह्मण जुड़ जाएं। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो प्रदेश स्तर पर और स्थानीय की अगर बात करें तो तमाम ऐसे प्रकरणों को जानता हूं, और हम लोगों ने अखबारों में समाचार छापे हैं कि जिनमें जो सही मामले थे उनमें भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और सिर्फ इसी गवर्नमेंट में नहीं, इससे पूर्व जो गवर्नमेंट रही उनमें भी यही रहा है।
पत्रकार किसी राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, पत्रकार कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता, वो समाज के लिए, समाज को आईना दिखाने का काम करता है और खास करके राजनीतिक दलों को आईना दिखाता है। हमारे साथ कांग्रेस साथी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर 70 दशकों के बावजूद आज आरोप लग रहा है राजनीतिक दलों पर जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने का। नहीं, मेरी पार्टी ने आज तक कभी भी किसी जाति धर्म को लेके क्या नाम है राजनीति नहीं की है। हर पार्टी को लेके क्या नाम हर जाति को लेके अलग अलग ही मतलब लोगों को चुना गया है। और मेरी पार्टी में क्या ठाकुर पंडित ब्राह्मण कोई भी जाति का लोग हो सभी लोग एकजुट होकर काम करते हैं। कोई भी जातिवाद मेरी पार्टी में आज तक भी नहीं है। कांग्रेस के साथी का कहना है कि कांग्रेस ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं। बसपा के साथी जो हैं, हम इनसे जानेंगे क्या मुद्दे लेके आप 2022 के चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं। जी भाई, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी हमारे यहाँ सम्मानित भाई लोग जो थे उन्होंने जातिवाद के ऊपर बात कही, परिवारवाद के ऊपर बात कही, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन चाहूँगा, अगर आप भरपेट खाना खाए हुए हो और मैं आपके सामने कुछ खाने के लिए लाऊंगा तो क्या आप उसे खूब दिल से खाएंगे? विषय उनके सवाल का है, जवाब मैं आपको दे दे रहा हूँ। जी सर। मेरा सीधा जवाब, सीधा सवाल बहुजन समाज पार्टी और आप चूंकि नुमाइंदगी के तौर पे आए हैं उनके, मेरा सीधा सवाल है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती हो सकती हैं, मुख्यमंत्री सतीश मिश्रा क्यों नहीं? जी, मुख्यमंत्री पद के दावेदार सतीश मिश्रा क्यों नहीं? देखिए, ये पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उन्होंने अपने भतीजे को चुन लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भतीजे को चुन लिया, आखिर अन्य कोई किसी धर्म मजहब का व्यक्ति क्यों नहीं? ये देखिए, कोर कमेटी का, पार्टी की कोर कमेटी का जो फैसला होता है, कोर कमेटी सर्वसम्मत से जो भी निर्णय लेती है उसके आधार पर प्रत्याशी और उसके दावेदार को नियुक्त किया जाता है। ये कोर कमेटी का फैसला है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारे साथ जनता भी मौजूद है, फिर एक बार जनता से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ शिवप्रताप सिंह है जो कि यहाँ के पत्रकार है, वो बड़ा ही जो है जुझारू तौर पे पत्रकारिता करते हैं। ये बताएं बेसिक समस्याएं क्या है और ये जाति धर्म मजहब की बात राजनीति में कहाँ से? सभी पार्टियां जो भी आई हैं वो सब जाति धर्म के ही लेकर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पे जातिवाद का ही जो चुनाव है। यहाँ बेसिक समस्याएं क्या है? बेसिक समस्याएं यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है और शिक्षा बदहाल है यहाँ पे, और मार्ग की समस्या बहुत ही बदहाल है। 5 वर्ष तक जो सरकार जो सत्ता में है भाजपा के लोग वो दावा कर रहे हैं हमने गड्ढा मुक्त सड़कें दी, और पूरे अरोरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जो बिना गड्ढा मुक्त हो। क्या कहेंगे इनके लिए? यहाँ पर इनके लिए नहीं, यहाँ पे लगभग इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के बाबू परमाई लाल के परिवार से लोग रहे, यहाँ पे सत्ता पे काबिज रहे, उसके बाद एक बार बसपा के भी रहे और एक बार भाजपा के भी रहे, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पे सुने रहा। इनका भी कहना है, पत्रकार साथी हैं, ये किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते, ये समाज के लिए काम करते हैं और समाज को आईना दिखाते हैं। फिर भाजपा के लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कारण रहे। 70 दशक हो गए, 5 वर्ष आपने भी राज किया, इससे पहले भी भाजपा की सरकारें नहीं, कम से कम 5 वर्षों में ये मेन सड़क तो बनवा दी होती। देखिए, ये 5 साल पीछे जो है सड़क खराब रही, उसके बाद ये सड़क खराब, उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत प्रयास किया गया और प्रयास का ही नतीजा है अभी 2 किलोमीटर रोड आपकी बघौली मेन कस्बे में बन चुकी है। और बाकी आप प्रताप नगर से हुसैनपुर तक आएंगे, उधर मरम्मत का काम हो चुका है। इधर गड्ढे ज़्यादा थे, इसका आकलन बजट में आप समझते, बजट की समस्या होती है कि आकलन करना होता है, ये अधिकारियों की थोड़ी नाकाली रही, लेकिन हमारे विधायक जी ने बहुत प्रयास किया और इसका नतीजा आपको 1-2 महीने में सड़क बनेगी। इनका कहना है विधायक जी ने बहुत प्रयास किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से जो आए हैं पैनल में हमारे साथी हैं, मैं इनसे जानूंगा, इनका कहना है विधायक जी ने काफ़ी प्रयास किया पर 5 वर्ष में सड़क न बनी। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। 5 साल तक ये सोते रहे, इसके पहले जो भी थी सरकारें कभी गड्ढा हुए ही नहीं, कहीं टूट गई तुरंत हमारे जो लेवल पे लेवल हो जाती थी। 5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने बघौली कस्बे में कोई नहीं किया। इसके पहले माननीय राजेश्वरी देवी थी, बघौली कस्बे की सांसद यहाँ की थी, हर जगह कस्बे में स्ट्रीट लाइट उन्होंने लगवाई, बघौली कस्बा चमाचम होता था। जहाँ पे आप खड़े यहाँ से RCC का रोड उन्होंने ही बनवाई। बीजेपी ने कोई भी कार्य नहीं किया। इसके पहले इस रोड के बारे में आपको जानकारी दे दें, ये रोड कन्नौज से लेकर बघौली हरदोई होते हुए सीतापुर प्रतापनगर सीतापुर बहराइच का मार्ग माननीय पिछली गवर्नमेंट अखिलेश जी के उसमें हुआ था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आई इसको ठंडे बस्ते में डालती रही। न NH न PWD कुछ भी नहीं है, ये सारा झूठा है। हमारे साथ पत्रकार साथी सुधीर अवस्थी जी हैं, हम इनसे जानेंगे। ये बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 वर्ष में कौन सा ऐसा काम यहाँ भाजपा विधायक के द्वारा किया गया जिसको लेके वो जनता के बीच जाएंगे और जनता से कहेंगे मैंने स्वास्थ्य में ये बड़ा काम कर दिया? यहाँ ग्राम सभा विक्टोरियागंज चौसा की ज़मीन हुसैनपुर में यहाँ पे एक अस्पताल के लिए जो है अभी हुआ था, यहाँ पे उसका शायद भूमि पूजन हुआ था। और उसके बाद में क्या प्रगति है,
अभी तक कुछ साकार दिखा नहीं। वैसे आपको बता दें कि ये चारों पार्टियां जो हैं हमारे इस बघौली क्षेत्र में ये मतदाताओं के निगाहों से उतरी हुई हैं, लेकिन मरता ना तो करता क्या, कहीं ना कहीं जाना है। जातीय फैक्टर इस कदर हावी है कि ना उनको दल की राजनीति से मतलब, ना उसके एजेंडे से मतलब, उनको सिर्फ मतलब है अपनी जाति से या सिर्फ मतलब है दल से। 70 दशकों से ज़्यादा आपने राज किया है। आज फिर एक सवाल आपसे उठता है कि आखिर आपको कांग्रेस पार्टी के लिए प्रत्याशी इधर उधर से ढूंढना क्यों पड़ा? पुराने जो आपके पदाधिकारी रहे हैं, जो आपके संगठन के लोग रहे, वो कहाँ चले गए? कुछ कमियों की वजह से उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, और कुछ लालच ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को लॉलीपॉप दिया गया और उन लोगों ने क्या नाम है समाजवादी भाजपा जैसी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया। इस वजह से क्या नाम है नए नए प्रत्याशी सामने आते रहे और उन लोगों को टिकट देते गए, कांग्रेस लोग को टिकट देते रहे। बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेके जाएगी जी? किन मुद्दों के यहाँ बात उठ रही? भाजपा के साथी ने कहा कि 5 वर्ष लग गए ये गड्ढे भरने में, सड़क बनाने में जी। बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है, आपका विधायक इस क्षेत्र से बनता है, तो कितने दिन में सड़क बनवाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम जनता के बीच में कानून लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जाएंगे। बहन जी का जो शासनकाल रहा है उसमें हमारी बहन बेटियां रात को अगर 12 बजे तक निकल लेती थी तो उनको ये डर नहीं रहता था कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनवाई है। उसके बाद विकास के नाम पर जितना भी बहन मायावती जी ने काम किया है, किसी भी सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ है। बाबा जी तो कहते हैं कानून व्यवस्था से अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो बुलडोजर चलवा दूंगा। जी बिल्कुल कहते हैं कानून व्यवस्था से। अगर उन लोगों ने जो हमारी बहन को रात में बलात्कार करने के बाद में जला दिया गया था, उनके ऊपर कितने बुलडोजर चलवा दिए गए। उनके परिवार को उनकी डेड बॉडी नहीं मिलने दी। लास्ट में हर उसका अंतिम संस्कार करने का एक हमारा नैतिक दायित्व होता है। ये अधिकार भी उनके परिवार वालों से महोदय छीन लिया गया। तो क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, पत्रकार बंधुओं को वहाँ उनकी कवरिंग करने के लिए जाने नहीं दिया जाता था? भारतीय जनता पार्टी से कानून व्यवस्था को लेकर सीधा सवाल है बीरपाल जी, आप बताइए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने कौन कौन से बड़े काम किए हैं? कानून व्यवस्था पे हमारी सरकार ने सबसे बड़ा ये कार्य किया है। आज की महिलाएं जैसे बात करते हैं तो योगी जी ने, पहले माफिया लोग थे, गरीब लोगों की ज़मीन झड़प के बड़े बड़े माल बनाते थे। आज ये हाल थे, वो माल तोड़ के वही गरीब जनता के बीच में वो जगह बांटने का काम माननीय योगी जी ने किया है। और अपराधी इतना भयभीत है कि स्वयं जाता है, क्या कहता है हमें जेल में सरेंडर कर लीजिए। ये माननीय योगी जी ने अपराध मुक्त करने का कार्य किया है। हम अब सीधे तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकार साथी सुधीर अवस्थी जी हैं, जिन्होंने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर हमेशा ही संघर्ष किया है। हम बात करेंगे आज बीरपाल जी ने भाजपा की तरफ से पक्ष रखते हुए एक बात कही, कानून व्यवस्था बेहतर काम हुआ है। एक सवाल सीधा है कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे, और खासकर बघौली में, वो किसकी सरकार में? मुझे तो लग रहा है कि भाजपा सरकार में सर्वाधिक मुकदमे बघौली थाना क्षेत्र में लिखे गए और पूरी तरह से वो फर्जी थे। हालांकि बाद में तमाम प्रयासों के बाद वो मुकदमे हटे भी और उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन फर्जी मुकदमे लिखे गए। और अगर पार्टीगत हम समीक्षा कर रहे थे, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि बहन जी की सरकार में मायावती जी ने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखा। बेशक ये बात सत्य है, और योगी जी ने भी लॉ एंड ऑर्डर में कोई कसर नहीं छोड़ी। विधायक को बिल्कुल टोपा बना दिया, विधायक का कोई मतलब नहीं रहा। इनका कहना है विधायक को तो ढक्कन कर दिया कतई। विधायकों ने 5 साल जनता के बीच जाना ही ठीक नहीं समझा। हमारे साथ जितेश गुप्ता जी हैं, यहीं के सामाजिक व्यक्ति हैं और यहाँ से व्यापारी भी हैं। इनसे पूछेंगे व्यापारियों क्या समस्याएं हैं बेसिक तौर पर। धन्यवाद अरविंद जी। बस मैं ज़्यादा ना कुछ बोल के इतना कहूँगा, सरकार चाहे जो हो व्यापारियों का हर कसने का काम करती है। सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे सपा की हो, व्यापारी हमेशा परेशान रहा है। अब रहा हमारे बघौली का विकास ही नहीं दिखाई पड़ रहा कहीं से। हमारी रोडें नहीं है, व्यापार ही ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। ना हमारी कुछ ट्रेनें थी जो यहाँ से लेके लखनऊ तक लोग इलाज कराने जाते थे, व्यापार चलता था, वो भी बंद है। अब इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। भाजपा के नेता भी सामने हैं, सपा बसपा के लोगों ने भी राज किया है। आपका सवाल किससे है? सवाल सभी से है। हम व्यापारी कोई पार्टी होता नहीं है तो व्यापारी पार्टी बनना भी नहीं चाहता है। इसलिए सीधा सा सवाल यही है कि हम लोगों का जो ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें मिल जाएं, और प्लस जो हमारी सड़कें सुचारू रूप से चालू हो जाएं तो हम लोग व्यापार बहाल हो जाए। इनका कहना है राजनीतिक दल कोई हो, चोर चोर मौसेरे भाई, कहीं न कहीं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब जातगत राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जनता है और किसान लोग भी हैं। किसानों की, बेटा आप किसान हैं, किसानों की क्या बेसिक समस्याएं हैं? भाजपा के लोग सामने खड़े हैं, इनसे पूछिए।
किसानों की समस्या ये सर है, किसान का बेवकूफ़ बनाना और फिर उसके बाद को चुटापा बनाना, किसी को एक लालच देना, एक राशन देना, ये बेवकूफ़ जनता को बनाना, बाका पागल टाइप का। और इसीलिए हमारा ये इतना ही कहना है। क्या उम्मीद करते हो 2022 में किसकी सरकार आएगी? 2022 में बहन जी की सरकार आएगी। जनता के सवाल हैं भाजपा के नेताजी, समझिए आप इनको। 2022 में कैसे आएंगे? 2022 में हम विकास के मुद्दे पे आएंगे, सुशासन के मुद्दे पे आएंगे, और हमने जातिगत से हटके, परिवारवाद से हटके राजनीति की है। आप जानते हैं कि हमने राष्ट्रपति दलित नेता दिया, और बैकवर्ड से हमने प्रधानमंत्री दिया, और सामान्य वर्ग से हमने मुख्यमंत्री आपको दिया। हमने किसी जाति विशेष को वरीयता नहीं दी। जैसा अब हमारे वरिष्ठ साथी सुधीर अवस्थी जी ने भी कहा, हमारी सरकार ने किसी भी विधायक सांसद को जनता पे हावी नहीं होने दिया। जनता और विधायक को सबको समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, ताकि किसी को यह एहसास ना हो कि कोई अपराधी है, उसको संरक्षण विधायक जी दे रहे हैं, जिससे जनता परेशान हो रही है। जनता को हमेशा भयमुक्त शासन देने के लिए ही उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके कारण जनता को शिकवा ना हो सके कि विधायक जी के आदमी हैं छेड़ रहे हैं, विधायक जी के आदमी माफिया हैं, विधायक जी के आदमी मौरंग का खनन कर रहे हैं। सरकार ने हमारे खनन विधेयक भी लाया, जिसके कारण पहले जाति विशेष के लोग खनन करते थे, अब जाति विशेष के लोग नहीं, सभी सामान्य और सबका साथ सबका विकास देख के चाहेंगे हम लोग। भाजपा के साथी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का क्यों आरोप लगता है, क्या कारण है? नहीं, कोई परिवारवाद वाला लगता है तो बता रहे, कोई परिवारवाद अपने सुनिए तो फिर सवाल पे पूरा हो जाने दीजिए। आप एक बात बता दीजिए, अभी तो मैंने बात करी थी परमाईलाल जी के परिवार से, अब मैं आपकी पार्टी की बात कर लेता हूँ। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा उनका प्रदेश अध्यक्ष, भाई उनका विधायक, एक भाई उनका सांसद, एक भाई उनका एक भतीजा उनका विधायक, एक बहू उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष, एक बहू उनकी सांसद। आखिर परिवारवाद की परिभाषा क्या है? परिवारवाद अगर होता तो परमा यादव बाहर क्यों होती, क्यों उनके चाचा जी होते? अभी तो साथ में अब आए हैं चुनाव लड़ने। अब तो सबको शामिल कर लिया? नहीं, सबको नहीं शामिल हुआ। उनको छोटी भाभी उनकी तो अलग है, इस समय बीजेपी में आपके हैं। क्या कारण थे वो छोड़ गई? नहीं, कारण कुछ नहीं था, नहीं आए, आपस में बनी। एक जनता का सीधे आरोप ही रहता है कि जो परिवार नहीं संभाल सकता वो देश और प्रदेश क्या संभालेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, परिवार पूरा संभाले, पूरा परिवार साथ में। आप एक दो डबल क्वेश्चन कर रहे हैं आप परिवार। मेरा क्वेश्चन नहीं है, जनता क्वेश्चन है, राजनेताओं का, आपके पॉलिटिकल जो सामने आपकी पार्टियां हैं उनका भी क्वेश्चन है ये। नहीं, हम क्या कारण थे? प्रदेश लेवल पर हम नहीं जानते, जो आपने भगोली कस्बे का रखा, प्रदेश लेवल पर के नेताओं का क्या, हमारे राष्ट्रीय का क्या है? मतलब जो अभी हमारे गुप्ता जी ने यहाँ पे कहा, क्वेश्चन किया कि बीजेपी वालों से जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट पे यहाँ सारी ट्रेनें रुकती थी। कोरोना काल में हमारी गवर्नमेंट यहाँ से एलबीएम भी चली और ट्रेनें भी चली, और माननीय सांसद उषा वर्मा जब यहाँ से सांसद, इनके तो सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, इनकी गवर्नमेंट यहाँ भी है, वहाँ भी गवर्नमेंट है। और माननीय सांसद उषा वर्मा ने यहाँ ट्रेन रुकवाई थी, वो जनता एक्सप्रेस यहाँ नहीं रुकती थी, लेकिन सांसद उषा वर्मा ने रुकवाई। जो भगोली समस्या थी, जब हमारे लोग थे तो सारी समस्याएँ सॉल्व होती थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई। हमारे साथ पत्रकार साथी सुधीर भाई हैं, हम इनसे फिर एक बार जानेंगे। एक दौर होता था, शिक्षा माफियाओं का गढ़ है ये, यहाँ पे खुल्ला नकल कराई जाती थी हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों को और ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को। भाजपा कह रहे हैं हम स्किल की बात कर रहे हैं, हम लोगों को जो जिस लायक है उसको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। कैसे देखते हैं? और अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, बघौली की बात करें, खासकर अहिरोली क्षेत्र की, तो यहाँ क्या डेवलपमेंट है? देखिए, नकल तो खैर नहीं हो पाई, इस समय नहीं हो रही। पिछली सरकारों क्या स्थिति थी? पिछली सरकारों में नकल होती थी और इस सरकार में नकल तो नहीं हो पाई है। हालांकि तमाम लोगों ने प्रयास किए हाथ पांव मारे, लेकिन नकल नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि मुझको लगता है कि जो यहाँ विधायक बने वो चंद चाटकारों से घिरे रहे हैं। वो कभी एक ऐसे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति के पास तक नहीं पहुँचे जो उनको यहाँ के मुद्दे बताता। अरे बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाएं, जब देश आज़ाद हुआ था तब ये संकल्प लिया गया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा हम गरीब से गरीब को, निचले से निचले तबके को शिक्षा मुहैया कराएंगे फ्री ऑफ कास्ट। आज भी नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को पता नहीं कैसे जनप्रतिनिधि है, पता नहीं कैसे उनके लोग बताने समझाने वाले लोग हैं, जो उनको ये नहीं बता पाए कि यार सड़क सही कर लो, जिससे चलोगे, तुम चलोगे, छोटा आदमी चलेगा, बड़ा आदमी चलेगा, ब्राह्मण भी चलेगा, क्षत्रिय भी चलेगा, सारी जातियाँ चलेंगी। यार आप जातिगत मुद्दे न उठा करके वो सामाजिक मुद्दे उठाइए। आपने स्कूल खोला होता तो सबका दाखिला होता, आप सड़क बनवाए होते तो सबका लाभ होता। आज बीमार किसी भी जाति का आदमी होता, वो अस्पताल में इलाज कराता, और इन तीनों चीज़ों पर काम नहीं किया गया। इसलिए तमाम सरकारें जो आज कटघरे में खड़ी हुई है वो इसीलिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से किसान माफ़ी की थी, ऋण माफ़ी एक बड़ा कदम था, लेकिन उसके बाद में उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया, लोगों ने कर दिया। कुछ और कमियां रही होंगी,
आज भाजपा जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर आ रही है, अब जो नेता देखो वो नमाज अदा करने लगा, तो फिर एकदम से भाजपा ने तुरंत उसका उल्टा अख्तियार किया, एकदम भाजपा सत्ता में आ गई। बसपा की जो प्रशासनिक रणनीति थी वास्तव में नंबर 1 की थी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसकी प्रशासनिक दक्षता को लोग सलाम करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के साथी हम बात करेंगे। अभी पिछली सरकारों में एक दौर चला था वो क्या कहते हैं इसका, जिस समय आपका रमज़ान चलते हैं, रमज़ान के पीरियड में हिंदू नेता भी जाते थे टोपी लगाकर, जो है रोज़ा इफ्तार कराते थे। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल से सरकार है, आखिर वो रोज़ा इफ्तार वाले नेता लोग कहाँ चले गए? नहीं, मैं नहीं जान सकता क्योंकि क्या नाम है टोपी वाले नेता कहाँ चले गए। बट ये है क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने, लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास किया है। मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मैं 3 साल से मैं बराबर क्या नाम है एक पुल के लिए धरना दे रहा हूँ, ज्ञापन दे रहा हूँ, 50 ज्ञापन दे चुका हूँ, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ ये शिक्षा की बात अगर की जाए तो शिक्षा को मैंने बहुत की कोशिश की। यहाँ हरदोई ज़िले में कई ज्ञापन दिए, बहुत कुछ किया। और क्या नाम है कहते हैं कि अभी ये क्वेश्चन को ये हुआ था क्या नाम हाँ कि नकल नहीं हुई। मैं नकल के बारे में बात करना चाहूँगा। 2.5 साल से तो कॉलेज तो बंद हैं, पेपर हो ही नहीं रहे, नकल होगी कहाँ से। केंद्र में सरकार आपकी रही 70 दशकों से ज़्यादा, सत्ता आपके अधीन है, प्रदेश कोई भी रहा हो केंद्र के अधीन ही चलता है। नकल माफियाओं का गढ़ रहा है ये, उस समय आपकी भी सरकार रही है। मेरी सरकार रही, लेकिन 5 साल से मैं देख रहा हूँ ना, जो तीन बार बराबर एग्जाम ही नहीं हुआ तो नकल कहाँ से होगी। पहले नकल हुआ करती थी, लेकिन अब पार्टियां भी इधर उधर हुआ करती थी। केंद्र सरकार की जो क्या नाम है काफ़ी चीज़ें ऐसी रहीं जो क्या नाम है नकल के चक्कर में क्या नाम है नकल नहीं कराती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसकी वजह से नकल होती है। और डिजिटल हो चुका है ना, कैमरे भी लग चुके हैं, फिर भी नकल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है 3 साल से कॉलेज ही बंद रहते हैं, ठेके खुले रहते हैं कोरोना के चक्कर में, लेकिन कॉलेज बंद रहते हैं। क्या कारण थे कि कांग्रेस को पुरुषों से नफरत हो गई और महिला हूँ लड़ सकती हूँ 40% आबादी की बात आपकी नेता प्रियंका गांधी कर रही? वो 40% आबादी की प्रियंका गांधी ने बात इसलिए की है क्योंकि लड़कियों और औरतों को इस समाज ने पीछे छोड़ रखा है। इसको उनको आगे बढ़ाने के लिए 40% की हिस्सेदारी महिलाओं की देने की बात की है प्रियंका जी ने। पुरुषों से इतनी नफरत क्यों? नफरत नहीं है न, पुरुष तो हमेशा से आगे रहे हैं। तो फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पुरुष हूँ लड़ नहीं सकता, मतलब क्या? नहीं, ये तो नहीं बोला कि पुरुष हूँ लड़ नहीं सकता हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या मतलब? लड़की हूँ लड़ सकती का मतलब यही है कि 40% महिलाओं की साझेदारी और हिस्सेदारी मतलब राजनीतिक में तौर पर देने की कोशिश की गई है, इसीलिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथी, इनसे भी जानेंगे। ये बताइए, अगर आपकी सरकार बन गई तो किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे सांडी विधानसभा में? पहला नंबर तो विकास करेंगे ये जो हमारे इस समय किसानों की जो दुर्दशा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवार को अलग कर दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया है। वो जो है पति बेचारा रात को खेत बचाने जाता है, पत्नी अपना घर बचाती है। तो कम से कम आपस में वो अगर अपनी किसी ज्वलंत बातों को आपस में रात में विचार विमर्श कर सके, इस चीज़ से भी उसको अलग कर दिया। बहुजन समाज पार्टी से आपके यहाँ प्रत्याशी कौन है सांडी? कमल वर्मा जी। कमल वर्मा जी बेसिक तौर पर सरकारी अध्यापक हैं। क्या कारण थे कि शिक्षा जैसा क्षेत्र छोड़ के और ठेकेदारी, उसके बाद राजनीति? देखिए, शिक्षित व्यक्ति जो समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को समझ सकता है वो शायद अदर आदमी नहीं समझ सकता है। और शिक्षा के द्वारा ही हमारा संपूर्ण विकास हो सकता है, चाहे वो शैक्षिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो। इसलिए मैं आपसे और अपनी जनता से कहना चाहता हूं, अगर शिक्षित व्यक्ति को मैं कोई जिम्मेदारी देता हूं तो वो बहुत ही अपनी ईमानदारी के साथ में उसका निर्वहन कर सकता है। सरकार ही नहीं, संविधान कहता है आप किसी भी रूप में ईमानदारी से काम करेंगे, ये देश सेवा होगी। जी सर। देश सेवा शिक्षा भी थी। जब वो किसी विद्यालय के लिए काम कर रहे थे, वहाँ से उनका मन भर गया तो वो ठेकेदार हो गए। उन्होंने ठेकेदारी शुरू करी, ठेकेदारी से मन भर गया तो अब राजनीति में आने फिर क्या मतलब? ये समाज की सेवा है या राजनीति व्यवसाय है? तो क्या हम सर एक साथ में 2 समाज सेवाएं नहीं कर सकते हैं क्या? मैं शिक्षक भी हूँ, उसके साथ में अगर समाज का दायित्व तो संभाल रहा हूँ, तो इसमें कौन सा गुनाह है? कोई क्या अपराध है? एक साथ में 2 सामाजिक कार्य करने क्या अपराध है सर? हम पूरी बात को ख़त्म करेंगे सुधीर अवस्थी जी के साथ, क्योंकि समय हो चुका है। आप ये बताइए, इनका कहना है शिक्षा से लेके ठेकेदारी और राजनीति क्या एक साथ नहीं हो सकती, तीनों समाज सेवा? भाई घंटे तो 24 ही हैं, 8 घंटे तो सरकार के हैं, उस 8 घंटे में सरकार को देने होंगे, और बाकी भाई अगर क्षमतावान व्यक्ति है तो उनको एडजस्ट कर सकता है। वैसे ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। और थोड़ा सा और बात करना चाह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बारे में सिर्फ इतना सा है कि उसने कुछ
भय पैदा किया है नौकरशाही में। लोगों को ये भय हुआ है कि कार्रवाई हो जाएगी। विधायक को ये पता है कि मेरी गाड़ी भी सीज की जा सकती है। ये भाजपा ने भय पैदा किया है। देखो पत्रकार, मैंने फिर एक बार पहले भी कहा था कि पत्रकार किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, वो सीधे सीधे समाज को लेके चलता है और राजनीतिक दलों को आईना दिखाता है। हमारे साथ थे सुधीर अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के साथी। इन लोगों ने बेबाकी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए। हमारे साथ जनता के सवाल भी उठाए गए। इन लोगों ने जो बेसिक समस्याएं थी सांडी विधानसभा की, उनको लेकर भी जम के सवाल किए हैं। इन लोगों ने बेबाकी से जवाब दिए हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ माई भारत के लिए हरदोई से अरविंद तिवारी।